हेलो फ्रेंड। आप सभी का स्काईलाइन बाई रोहित सर यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी लगभग लगभग सभी तरह की जो परीक्षाएं हैं उन सभी में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो आप चाहे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे यूपी लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपी पीएससी के द्वारा जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए, इसके अलावा यूपी पुलिस के संदर्भ में जो एग्ज़ाम है के संदर्भ में, या जितने भी प्रकार की परीक्षाएं होती हैं कंपटीशन आधार पर, लगभग लगभग सभी जगह महत्वपूर्ण टॉपिक है। खास तौर से जो यूपी एसआई वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए तो ये एक मेजर टॉपिक है, क्योंकि उनके सिलेबस में ही उन्होंने देखा होगा ध्यान से कि मूल विधि के साथ ही संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है। और लगभग लगभग बैक ईयर क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि संविधान के मेजर टॉपिक्स से भरपूर प्रश्न आते रहते हैं। तो उसी में एक ये टॉपिक है मूल अधिकारों वाला, फंडामेंटल राइट्स वाला। इसको आज हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पर जिस तरह से प्रश्न आते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो उस संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न प्रकार के जजमेंट आए हैं हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट या विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट के द्वारा, उनको भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न तो किसी भी तरह से बन सकता है। तो प्रश्न किस तरह से बनेगा उसके संदर्भ के हर परिस्थिति को, जितने डायमेंशन हो सकते हैं सभी डायमेंशन को समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो आज इसको प्रारंभ करते हैं। मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, और मूल अधिकारों का जो विषय है उसको संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को तो मालूम ही होगा कि मूल अधिकार जो हैं वो हमारे संविधान के अंतर्गत भाग 3 में दिए गए हैं। ये एक साधारण सा प्रश्न हमेशा आता रहता है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है और अक्सर रहता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तो मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत दिए गए हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसके अनुच्छेद बनते हैं। कई बार प्रश्नों में इसको लेकर एक तरह से ये स्वरूप भी आ जाता है कि मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक शामिल हैं। तो प्रमुख रूप से इसको अगर हम तोड़ते हैं तो आपके मूल अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक शामिल होते हैं, क्योंकि बाकी जितने अनुच्छेद हैं जैसे आपके अनुच्छेद 12 और 13, ये विभिन्न प्रकार की विधियों या राज्य की परिभाषा को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 32 के बाद 33, 34 और 35, ये 3 अनुच्छेद जो हैं, खासतौर से 33 और 34 अनुच्छेद, ये आपका निर्बंधन की स्थापना करता है कि किन परिस्थितियों में फंडामेंटल राइट्स को सीमित किए जा सकते हैं या उनमें विभिन्न प्रकार के जो निर्बंधन है वो कैसे स्थापित किए जा। तो मूल अधिकारों की श्रेणी में हमारे पास 3 तरह के अनुच्छेद शामिल होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से फंडामेंटल राइट्स हैं, 12 और 13 के प्रावधान हैं, और 33, 34 और 35 के अपने नियम हैं। यहाँ पर दूसरी चीज जो एक सरल क्वेश्चन और बनता है कि इसका स्रोत क्या है, तो ध्यान रखना है हमारे संविधान में इसको अमेरिकी संविधान से प्रेरित माना जाता है, या जैसे आप सोर्सेस पढ़ते हैं संविधान के कि 9 देश ऐसे हैं जिनसे हमने कुछ ना कुछ अपना प्राप्त किया है अपने संवैधानिक स्वरूप में, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स को हमने अमेरिकी संविधान से प्राप्त किया है। और अमेरिकी संविधान में कहाँ से आया इसको अभी समझने की कोशिश भी करेंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर हम इनको अधिकारों की श्रेणी की बात करेंगे तो इसमें हम कुछ मात्रा में नागरिक अधिकार के रूप में और कुछ मात्रा में प्राकृतिक अधिकार के रूप में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन कहेंगे इनको मूल अधिकार। ये ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहेंगे, फंडामेंटल राइट्स कहेंगे। इनको हम नागरिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार कह सकते हैं पर्यायवाची के स्वरूप में, लेकिन प्रमुख रूप से ये नागरिक अधिकार ही मात्र नहीं है, इनसे आगे के विषय हैं। प्राकृतिक अधिकार ही मात्र नहीं है, उनके सम्मिलित विषय हैं कहीं ना कहीं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट आपको सीधे सीधे इसी पर मिलते हैं जो बहुत सरल क्वेश्चन है और लगभग लगभग सभी बच्चे सही करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम अगर इनको अधिकारों की श्रेणी में रखेंगे तो इनकी ऐतिहासिकता कहाँ से सिद्ध होती है, जो अधिकारों की श्रेणी में आज हमारे सामने ये उपस्थित होती है। तो सबसे पहले चीज ध्यान रखनी है कि इंग्लैंड में सबसे पहले इसको स्वीकार किया गया। किस रूप में स्वीकार किया गया? इनको नागरिक अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया था।
खासतौर से 13वीं-14वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा घोषित किया गया, वो खास ऐसा था जो वहाँ के नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार के मानवीय अधिकार प्रदान करता था। तो उसी स्वरूप में इनको स्थापित किया गया था इंग्लैंड में। तो ऐतिहासिकता हमको इंग्लैंड से मिलती है। धीरे धीरे करके यह अन्य देशों के संदर्भ में भी शामिल हुए। इंग्लैंड के भी संवैधानिक स्वरूप में शामिल होना मिलते हैं। 1689 में जब इंग्लैंड का एक बिल ऑफ राइट्स दस्तावेज जारी किया गया, तो इन अधिकारों को भी श्रृंखला में शामिल कर लिया गया। लेकिन फंडामेंटल राइट के नाम से नहीं शामिल किया गया, ये भी ध्यान रखना है कि इनको हम फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं। 1789 में फ्रांस में इनको नागरिकों के अधिकार के रूप में शामिल किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। अभी मतलब ये स्वरूप है कि जब तक हम अमेरिकी संविधान को नहीं देखते हैं, उससे पहले जितने भी क्षेत्रों में इनको शामिल किया गया, चाहे वो इंग्लैंड में हो चाहे वह फ्रांस में हो, वह नागरिक अधिकार के नाम से टाइटल जो दिया गया, वो एक ध्यान रखना है आपको कि नागरिक अधिकार के नाम से स्थापित किए गए, ना कि प्रमुख रूप से मूल अधिकार के रूप। जब हम अमेरिकी संविधान में पहली बार पढ़ते तो इनको संवैधानिक संरक्षण दिया गया और उन्हीं संवैधानिक संरक्षण के आधार पर इन्हें वहां पर फंडामेंटल राइट्स घोषित किया गया। तो अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार जो हैं सबसे पहले अमेरिकी संविधान में संवैधानिक दर्जा प्राप्त करते हैं। उससे पहले चाहे ब्रिटेन का संविधान हो, चाहे फ्रांस की विभिन्न व्यवस्थाएं हो, वहां पर सभी जगह वो नागरिक अधिकारों के रूप में ही स्थापित रहा। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत में बहुत लंबे समय से मांग कर चल रही थी। कारण था कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो शासन सत्ता स्थापित की गई थी, उस शासन सत्ता में भारतीय नागरिकों या भारतीय निवासियों के पास किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं थे। ना विधिक अधिकार थे, ना संवैधानिक अधिकार थे। हाँ, ले देकर उनके अपने जो प्राकृतिक अधिकार हल्के फुल्के हो सकते हैं, वो सारे के सारे अधिकार बने हुए थे, लेकिन उनको दिया नहीं गया था, छीन लिए गए थे। कानूनों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से, निर्णयों के माध्यम से ये लगभग लगभग चलता रहा। एक तरह से ये कह सकते हैं कि भारतीयों के पास किसी भी प्रकार के कोई भी अधिकार नहीं थे। इसीलिए 1895 के बाद से लगातार भारत की जो अहिंसात्मक स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख कड़ी थी कांग्रेस, उसने अपने विभिन्न अधिवेशनों में लगातार फंडामेंटल राइट्स की मांग करना प्रारंभ किया। 1928 की जो नेहरू कमेटी रिपोर्ट आती है, सबसे प्रमुख प्रावधान है इसको लेकर, क्योंकि 1928 में नेहरू कमेटी रिपोर्ट, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, उसमें बेहतरीन ढंग से फंडामेंटल राइट्स को स्थापित किया गया और अंग्रेजों से इसकी डिमांड की गई थी। इसको याद रखना है सोर्स के रूप में। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने मद्रास अधिवेशन में, कांग्रेस ने अपने कराची अधिवेशन में लगातार फंडामेंटल राइट्स की मांगों को दोहराना शुरू किया या लगातार इसको मांग करते रहे, ये ध्यान रखना है। तो ये है इसकी अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियां कि कैसी स्थितियां रही हैं। मूल अधिकारों की से पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं यहाँ पर कि आखिर अधिकारों का, बहुत साधारण 2-4 लाइनों में, कि आखिर अधिकारों का स्वरूप क्या होता है। देखिए, आपने कई शब्द पढ़े, एक शब्द पढ़ा प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स, या हम इन्हें कह सकते हैं मानवीय अधिकार, मानव अधिकार, मानवीय अधिकार, जो भी शब्द आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। ह्यूमन राइट शब्द प्रयोग कर सकते हैं, इसका एक संदर्भ हो सकता है, अर्थात पर्यायवाची नहीं है लेकिन संदर्भ हो सकता है। प्राकृतिक अधिकार या मानवीय अधिकार हमको इसलिए प्राप्त हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। आपने देखा होगा कि प्रकृति ने विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का निर्माण किया है, लेकिन हर जीव जंतु की अपनी एक विशेषता है और विशेषता के अंतर्गत जो मनुष्य, उसके पास बहुत सारी अपनी अपनी अधिकार की स्थितियां हैं। जैसे हंसने का, बोलने का, ये प्रकृति ने हमें अधिकार दिया है। जीव जंतुओं को ऐसी कोई खास अधिकार प्राप्त नहीं है। कोई भी जानवर आप हंसते हुए, आप, बहुत ही रेयर है कि आप कोई अपवाद हो जानवर कि आप देखते हो, अन्यथा वो सारे अधिकार हमें ही प्राप्त हैं। तो केवल मनुष्य हैं, इसलिए हमको प्रकृति ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं और ये अधिकार हमको कोई भी संवैधानिक सत्ता, कोई भी विधिक सत्ता, कोई भी राज्य शासन हमको ये प्रदान नहीं करता है। इसके लिए कोई सीमाएं निर्धारित नहीं है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर। यह सभी प्रकार के मनुष्यों को प्राप्त होंगी, वो चाहे कहीं के रहने वाले मनुष्य।
दूसरे अधिकार जो होते हैं वो विधिक अधिकार कहते हैं। विधिक अधिकार का मतलब है जो विभिन्न प्रकार के विधानों से प्राप्त होते हैं, भाई हमारी संसद के द्वारा बनाए गए हों या कैबिनेट के द्वारा आदेश से पारित किए गए हों या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार के निर्णय होंगे, वो अधिकार कैसे होंगे? विधिक अधिकार होंगे। जैसे आप एक शब्द पढ़ते हैं अपने ही इसी में कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हमारा कैसा अधिकार है? एक विधिक है, लीगल राइट है, या इसका एक और अच्छा शब्द है सांविधिक अधिकार है, स्टैच्यूटरी राइट्स है। या हम ये कह सकते हैं जैसे एनसीईआरटी ने 2024 में इसको एक नए संबोधन से प्रयोग किया कि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इस रूप में हम इसको स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये विभिन्न प्रकार के कानूनों के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से या कैबिनेट नोट के माध्यम से ये सारे अधिकार हमको प्राप्त हुए हैं। तो हम ऐसे अधिकारों को विधिक अधिकार कह सकते हैं। इसी का एक स्वरूप है सांविधिक अधिकार, स्टैच्यूटरी राइट। इसी का एक स्वरूप है जिनका वर्णन संविधान में है, तो हम उनको संवैधानिक अधिकार के रूप में भी इसको शामिल कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह के अधिकार हो गए। इसी संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत जब कुछ अधिकार स्पष्ट रूप से घोषित कर दिए जाएं कि यह मूल अधिकार हैं, बेसिक राइट्स हो सकते हैं, अर्थात फंडामेंटल राइट्स तो बेसिक राइट है ना, कि कोई व्यक्ति हमारे देश का नागरिक है तो उसके पास कम से कम अपने समावेशी विकास के लिए, डेवलपमेंट के विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के लिए कुछ अधिकार होने चाहिए और संविधान उनमें किसी भी प्रकार की कोई खास छेड़खानी ना करे। तो ऐसे अधिकार क्या कहलाएंगे? आपके फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार कहलाएंगे। तो ये घोषित स्वरूप में होंगे, ये भी ध्यान रखना। होते ये भी विधिक अधिकार ही हैं, सांविधिक अधिकार ही होते हैं या संवैधानिक अधिकार ही होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से इनके लिए एक अलग टाइटल प्रयोग किया जाएगा, वो है फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या होते हैं, अधिकारों का स्वरूप क्या हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम अपने संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, कुछ सकारात्मक विशेषताएं, कुछ नकारात्मक विशेषताएं, उन्हें समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स को लेकर किसी भी प्रकार की परिभाषा नहीं दी गई है। अगर आपसे प्रश्न पूछे क्या भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार की परिभाषा दी गई है, तो बिल्कुल नहीं दी गई है, ये ध्यान रखना है। ना ही आर्टिकल 12 के अंतर्गत, ना ही 13 के अंतर्गत। तो ये परिभाषा हमको कहां से प्राप्त होती है? इसीलिए तो मैंने कहा आपसे कि ये अधिकार संवैधानिक अधिकार, ऐसे अधिकार हैं संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत जिनको बाकायदा एक टाइटल दे दिया गया है, एक फ्रेम दे दिया गया है कि यह फंडामेंटल राइट्स होंगे। उनकी कोई परिभाषा निर्धारित नहीं, लेकिन विभिन्न प्रकार की जो कोर्ट की व्याख्याएं होती हैं या विभिन्न प्रकार के कानून होते हैं, उनमें इनकी परिभाषा से संबंधित विषय हमको लगातार मिलते रहते हैं। जैसे 1973 का केशवानंदन भारती वर्सेस केरल स्टेट केस है। उस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर की बात की और उस बेसिक स्ट्रक्चर में बताया कि कौन कौन से ऐसे विषय होंगे जो कभी भी संसद के द्वारा समाप्त नहीं किए जा सकते, या ऐसी परिस्थिति है उनमें संशोधन परिवर्तन आवश्यकता के अनुसार हो सकता है लेकिन उन्हें समाप्त नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में। तो उन्हीं को बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया। फंडामेंटल राइट्स को बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या घोषित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, ये संसद के आधारभूत ढांचे के भीतर ही हैं। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि इनमें संशोधन किए जा सकते हैं। जैसे अक्सर आपने बीच बीच में संशोधन परिवर्तन देखा, 2002 में देखा आपने। इसके अलावा अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्याख्या की गई जिसमें पर्यावरण से संबंधित विषय, प्राइवेसी से संबंधित विषय या डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपनी प्राइवेसी के संदर्भ के विषयों को फंडामेंटल राइट्स घोषित किया गया आर्टिकल 21 के अंतर्गत। तो ऐसे संदर्भों में परिवर्तन संशोधन हो सकते हैं और नए विषयों को इसमें लगातार शामिल किया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार। तो ध्यान रखना है। बाकी ये न्याय योग्य हैं। न्याय योग्य का मतलब होता है कि जब कभी भी आपके फंडामेंटल राइट से कोई छेड़खानी होगी
तो आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट जा सकते हैं अपनी व्यवस्था के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। तो ये ध्यान रखना है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो संविधान है उसमें क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंड होने की या निलंबित होने की व्यवस्था की गई है, तो ये ध्यान रखिएगा जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी लागू होगी तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू होती है, युद्ध के आधार पर, आक्रमण के आधार पर या आंतरिक अशांति के स्थान पर अब सशस्त्र विद्रोह शामिल किया गया है उसके आधार पर, उस जगह पर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो निलंबित भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। लगभग लगभग सभी हो सकते हैं, और अनुच्छेद 33 के विषय हों और 34 के विषय हों, जहां पर विभिन्न प्रकार के सेना के नियम और पुलिस के नियम लागू होते हैं, उसके आधार पर भी इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। तो 3 कारण हैं, 33 का, 34 का और अनुच्छेद 352 का, जिससे हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। केवल अपवाद के रूप में है आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं आवश्यकता के। मूल अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, क्योंकि इसमें तो दो चीजें हैं, एक नागरिक है और व्यक्ति है, तो यहां पर नागरिकों और व्यक्तियों दोनों को प्रदान किए जाते हैं। उसमें से केवल नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं उसमें है आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16 समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति के विभिन्न प्रकार के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार, तो ये केवल और केवल आपके नागरिकों को प्राप्त हैं। कुछ बाकी सभी जो हैं वो भारत में रहने वाले व्यक्तियों को भी प्राप्त होते हैं और नागरिकों को तो प्राप्त होते ही होते हैं, सीधा सा बात है। दूसरी बात यह है कि यह सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं और कुछ ऐसे हैं जो नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। आर्टिकल 19 क्योंकि व्यक्ति के समावेशी विकास की बात करता है। आर्टिकल 25 और 28 जो है वो धार्मिक विचारों को या विभिन्न प्रकार के विचारों को मानने या उनके पालन करने के संदर्भ में स्थापित अनुच्छेद है, तो ये सकारात्मक ही होंगे, सीधी सी बात है। दूसरी बात, कुछ नकारात्मक भी हैं, जैसे 14 है, 15 है, 16 है और 21 है, क्योंकि 14, 15, 16 जो समता या समानता के अधिकार हैं, हालांकि वो बढ़िया है कि समता या समानता स्थापित की गई है, लेकिन कुछ निर्बंधन, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी स्थापित होती हैं जिसकी वजह से इनका पूर्णतः पालन नहीं हो पाता, या हमारी संसद को या हमारी सरकारों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिसके आधार पर इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान वो कर सकते हैं। दूसरा, गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता, इसके संदर्भ में आपका गरिमापूर्ण जीवन, सामने वाले का गरिमापूर्ण जीवन, इसके बीच का जो क्लैश है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसलिए कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर हम इन्हें नकारात्मक कह सकते हैं, अन्यथा अधिकांश क्या हैं, वो क्या हैं, आपके सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरी चीज ये है कि मूल अधिकार जो हैं वो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय हित का समन्वय करते हैं। वो तो सीधी सी बात है भाई, मूल अधिकार इसीलिए स्थापित ही किए गए हैं कि व्यक्ति की गरिमा की स्थापना भरपूर रहे, सम्मानपूर्वक जीवन, वह अपने सोच और अपने विचार के आधार पर अपना विकास कर सके, इसलिए व्यक्ति की गरिमा। और जब वो अपना विकास करेगा, क्योंकि व्यक्ति के विकास से ही राष्ट्र का विकास होगा, तो राष्ट्रीय हित का भी समन्वय होगा कहीं ना कहीं। ये ध्यान रखना है कि अपनी विशेषताएं क्या हो सकती। इसके अतिरिक्त अब मूल अधिकारों के सीधे सीधे श्रेणी में आ जाते हैं कि कैसा स्वरूप है हमारे संविधान के अंतर्गत स्थापित किया गया है मूल अधिकारों का। पहली बात तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहीं पर शुरू करने से पहले ही बता देता हूं, दो शब्द हैं आपके लिए। एक है, जैसे आपने पीछे पढ़ा कि कुछ मूल अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों के लिए प्राप्त हैं, और कुछ का विषय है जो व्यक्तियों को प्राप्त है। तो व्यक्ति का संदर्भ क्या है यहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट के उसमें, और नागरिकों का समन्वय क्या है। व्यक्ति का समन्वय यह है कि ऐसे विदेशी व्यक्ति, विदेशी नागरिक कह सकते हैं, जो विभिन्न देशों के हो सकते हैं, और वह कहाँ है, भारत में काम कर रहे हैं। भारत में काम करने का क्या मतलब हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो सकता है आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो संस्थान हो सकते हैं उनमें काम कर रहे हों, या भारत में आकर वो अपना बिजनेस ही स्वतः ही कर रहे हों,
या भारत में आकर वह एजुकेशन प्राप्त कर रहे हों, अथवा किसी भी प्रकार से भारत ने उन्हें शरण दे रखी, शरण का कोई मामला हो सकता है, तो व्यक्ति ऐसा माना जाएगा जो किसी अन्य देश का नागरिक है, लेकिन वह किसी कारण से भारत में आया हुआ है और भारत में वह निवास कर रहा है, ऐसे लोग। नागरिक तो नागरिक ही हैं जो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक के बीच में है। नागरिक अधिकारों के संदर्भ में जो 1955 का कानून है उसके अंतर्गत घोषित है भारतीय नागरिक, जो 5 प्रकार से घोषित किए जाते हैं। तो ऐसे संदर्भ इसमें ध्यान रखने हैं कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं, या दोनों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो व्यक्ति समझ गए होंगे आप लोग कि व्यक्ति का मतलब क्या है यहां पर, कि व्यक्ति कौन होगा और नागरिक कौन होगा। आइए इसको समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स के 6 वर्ग हैं, सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है। हमारे फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी है? 6 है। पहले जब संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के संदर्भ में इसकी संख्या कितनी होती थी? 7 होती थी। लेकिन वर्तमान में ये अगर देखा जाएगा तो वर्तमान में कितने हैं? यह हैं 6। कौन कौन से 6 हैं? पहला है समता या समानता का अधिकार। इसे किताबों में समता भी लिखा है, उसी के पर्याय के रूप में राइट टू इक्वेलिटी, इक्वेलिटी अर्थात समता या समानता। और यह जाते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक प्रमुख रूप से। इसीलिए तो प्रश्न आता है कि मूल अधिकार कहां से शुरू होते हैं, तो 14 से लेकर 32 तक होते हैं। ये प्रमुख 12, 13 और 33, 34, 35 को हटाकर पूछा जाता है प्रश्न। दूसरा है वर्ग बनता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम बनता है 19 से लेकर 22 तक। पहले आपको समानता दी जाएगी और उसके बाद आपको स्वतंत्रता दी जाएगी। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी प्रकार का शोषण हो। 23 और 24 इसके अंतर्गत केवल 2 ही अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने अपने रिलीजन को मानने, विचारों को मानने के अधिकार। खासतौर से अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक का इसमें वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। जो छठा वर्ग था जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता है, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से यहां से डिलीट कर दिया गया है, निर्शित कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब ये कहां पर है? अब ये आर्टिकल नंबर 300 ए के अंतर्गत यहां पर एक विधिक अधिकार, या जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी 2024 में इसे संवैधानिक अधिकार कहा गया है, संवैधानिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया है। तो अब संपत्ति के अधिकार को यहां पर नहीं पढ़ा जाता है, इसके संपत्ति के अधिकार के मुख्य प्रावधानों को यहां से समाप्त कर दिया गया। इसकी वजह से सेक्शन नंबर 6 जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, ये मानकर चल सकते। तो इसको अब नहीं गिना जाता, इसीलिए जब आपसे संख्या पूछी जाती है तो कितनी संख्या बनती है? 6 बनती है। सातवां है प्रमुख रूप से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो प्रमुख रूप से अनुच्छेद 32 में स्थापित की गई है। और 32 के ही विषयों को प्रमुख रूप से आर्टिकल जो 226 है, अनुच्छेद 226 है, उसमें भी स्थापित किया गया है। तो आपके सामने 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें इस हिस्से को आप समाप्त कर दीजिए। तो पहला है समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। शिक्षा व संस्कृति के जो अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार हैं, अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत स्थापित होता है। तो ये आपके सामने 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके अतिरिक्त हम समझने की कोशिश करते हैं, खासतौर से क्योंकि हमको पूरा पढ़ना है, पूरा समझना है, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि बाकी जो अनुच्छेद हैं 12, 13 और 33, 34 और 35, उसके अपने प्रावधान क्या हो सकते हैं, क्यों ये संविधान के भाग में शामिल हैं, 3 नंबर भाग में। तो पहला है अनुच्छेद 12 है,
अनुच्छेद 12 में एक संदर्भ दिया गया है राज्य की परिभाषा। ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में केवल यही मात्र एक स्थान है जहां पर राज्य की परिभाषा दी गई है। क्योंकि जब आप डीपीएसपी पढ़ते हैं तो डीपीएसपी का जो आर्टिकल नंबर 36 है वहां पर भी यही परिभाषा की बात कही गई। वहां पर केवल एक लाइन इसलिए लिख दी गई कि वही परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 की होगी। इसका मतलब अनुच्छेद 26 में राज्य को परिभाषित नहीं किया गया है, संदर्भ अनुच्छेद 12 का ही ले लिया गया है। ध्यान रखना है इसको। यहां पर अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। सबसे बड़ी बात है राज्य क्या है, किसे हम राज्य कहेंगे, कि हमारे संविधान के अंतर्गत राज्य क्या है। विभिन्न प्रकार के जो विचारक हैं दुनिया भर के, सुकरात ने किसे राज्य कहा है, बेंथम ने किसे राज्य कहा है, हॉब्स ने किसे राज्य कहा है, सब अपनी अपनी परिभाषा के संदर्भ में इसको समझते और बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर केवल और केवल संवैधानिक आधार पर राज्य की बात करेंगे। तो राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य का मतलब होता है संघ सरकार। संघ सरकार अर्थात जिसमें आपके राष्ट्रपति भी शामिल हैं, इसके अतिरिक्त पूरी की पूरी कैबिनेट शामिल है, इसके अतिरिक्त भारत सरकार के विभिन्न अधिकारी शामिल हैं। तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारी की सारी हायरार्की इसी के अंतर्गत शामिल होती है। तो हमारे राष्ट्रपति से लेकर हमारे कैबिनेट, इसके अतिरिक्त इन्हीं के पैरेलल आप देखेंगे तो राष्ट्रपति सचिवालय में काम करने वाले जितने भी अधिकारी होंगे, हमारी कैबिनेट, कैबिनेट सेक्रेटरीट में काम करने वाले जितने भी अधिकारी होंगे, चाहे वो पीएमओ में काम करते हो या विभिन्न प्रकार के विभागों या मंत्रालयों में काम करते हो, तो जितने भी प्रकार के अधिकारी वर्ग हैं वो सब के सब हायरार्की में ऊपर से नीचे तक सब राज्य की परिभाषा में। हमारी संसद, संसद भी राज्य की परिभाषा में शामिल होती है। तो राज्य की परिभाषा में एक चीज ध्यान रखना है, संसद के दोनों सदन, संसद के विभिन्न प्रकार के जो अधिकारी हैं वो भी इसी के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो दोनों सदन हो गए और विभिन्न प्रकार के अधिकारी, जैसे लोकसभा के महासचिव हो गए, राज्यसभा के महासचिव हो गए, या इस प्रकार से जितने भी हायरार्की में काम करने वाले लोग हैं। राज्य सरकार, राज्य सरकार का मतलब है हमारे राज्यपाल, हमारे राज्यों की कैबिनेट, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज के स्वरूप में हो, चाहे वह हमारे सीधे सीधे राज्य के स्वरूप में हो। तो यहाँ पर आप राज्य भी शामिल करेंगे और यूनियन टेरिटरी को भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य के जितने भी अधिकारी वर्ग होते हैं ऊपर से नीचे तक हायरार्की में, अर्थात जिले के स्तर पर, जिले की सरकार के अंतर्गत बात करें तो जिले के स्तर पर हमारे जिलाधिकारी से लेकर लेखपाल तक के जितने भी अधिकारी लोग हैं, क्योंकि लेखपाल सबसे निचले स्तर का अधिकारी माना जाता है इस क्रम में, हायरार्की में, तो सारे के सारे अधिकारी इसमें शामिल होंगे। हमारे राज्य विधानमंडल, चाहे वो विधान परिषद हो चाहे वो आपकी विधानसभा हो, उसके विभिन्न प्रकार के अधिकारी जितने होंगे वो सारे के सारे अधिकारी इसमें शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे जिले की सरकारें हैं, जिला सरकार पंचायती राज व्यवस्था में हो चाहे नगरीय व्यवस्था में हो, दोनों ही प्रकार के स्तर पर जिले की जो सरकारें हैं वो भी इसी के अंतर्गत शामिल। विभिन्न प्रकार के प्राधिकरण जो होते हैं, जैसे आप लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ के अंतर्गत तो लखनऊ विकास प्राधिकरण है, कानपुर में रहते हैं तो कानपुर विकास प्राधिकरण है, इलाहाबाद में रहते हैं तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है। तो ऐसे जो विकास प्राधिकरण है जिले स्तर पर, विकास के संदर्भ में नगरीय निकाय हैं, पंचायती राज जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो वहाँ पंचायतों के संदर्भ में जो संस्थाएं स्थापित होती हैं, जैसे जिला पंचायत है, इसके अलावा ब्लॉक पंचायत है, ग्राम पंचायत है, इस तरह की जो पंचायत संस्थाएं बनाई स्थापित होती, वो सब राज्य की परिभाषा में आती हैं। इनके अतिरिक्त और राज्य क्या हो सकता है, हम इसे और कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो ये तो आप सीधे सीधे याद रखेंगे अपने संदर्भ में। अगर आपसे पूछे क्या हम बैंकों को राज्य की परिभाषा में शामिल कर सकते हैं, तो ध्यान रखना जितने भी सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, सरकारी उपक्रम है, अंडरटेकिंग है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सारे के सारे इसी के अंडर में शामिल होते हैं। जितने भी सरकारी बीमा संस्थान हैं वो भी राज्य की परिभाषा में शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त जितनी भी सरकारी कंपनी हैं, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो निगम हो,
या बोर्ड हो विभिन्न प्रकार के, जैसे रेलवे बोर्ड हो सकता है, राजस्व बोर्ड हो सकता है, ऐसे बोर्ड होंगे, वो भी इसी की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होते हैं। अब एक प्रश्न ये भी बना सकता है राज्य की परिभाषा में, क्या हम एनजीओ को भी, तो इनको ध्यान रखिएगा, क्या हम एनजीओ को भी शामिल कर सकते हैं? तो पहली बात तो एनजीओ को नहीं शामिल कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाकायदा डिफाइन किया है। जब आप राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट पढ़ते हैं, तो आरटीआई एक्ट को लेकर विभिन्न प्रकार के जो विषय स्थापित हुए, उन केस स्थापित हुए, उन केसेस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ऐसा कोई भी एनजीओ जो सरकार से, सरकार का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, संघ हो सकता है, राज्य हो सकता है, स्थानीय हो सकता है, अगर कोई भी ऐसा एनजीओ सरकार से वित्त पोषण प्राप्त करता है, अर्थात उसको फंड प्राप्त होता है, तो वो भी आरटीआई के दायरे में आएगा। और आरटीआई के दायरे में आने का मतलब है वो राज्य की परिभाषा में शामिल होगा कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट। तो ऐसा एनजीओ जो स्वतः ही अपने काम कर लेता है वो शामिल नहीं होगा, लेकिन अगर सरकार से किसी भी प्रकार का फंड प्राप्त करता है तो राज्य की परिभाषा में वह शामिल होगा। ऐसे भी संस्थाएं हो सकती हैं, जैसे आप एक संस्था ले लीजिए बीसीसीआई। बीसीसीआई, क्या बीसीसीआई को भी राज्य की परिभाषा में ऐसी खेल संस्था को शामिल करें? तो देखिए, बीसीसीआई को लेकर एक केस है बाकायदा दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें बीसीसीआई के ऊपर कुछ बीसीसीआई की जो आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था है उसको लेकर बाकायदा केस था, और सुप्रीम कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट के द्वारा, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इसको लेकर अपना एक जजमेंट दिया गया। कारण ये था कि इसकी प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर एक आरटीआई लगाई गई, और उस आरटीआई के जवाब में बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि वह, क्योंकि सरकारी संस्था नहीं है, राज्य के दायरे में नहीं आती, ना ही आर्टिकल 12 के अंतर्गत, ना ही आरटीआई के किसी प्रावधान के अंतर्गत आती है, इसलिए वह इसकी जानकारी नहीं देगा। तो ये क्रमशः जैसे आरटीआई बढ़ती है वैसे बढ़ा, और उसके बाद कोर्ट गया। तो कोर्ट ने इसको लेकर एक संदर्भ प्रस्तुत किया बीसीसीआई में, और जब जजमेंट दिया तो उस जजमेंट के अनुसार ये कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि बीसीसीआई भारत का प्रतिनिधित्व करता है और भारत सरकार से विभिन्न प्रकार के फंड प्राप्त करता है, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, फैसिलिटीज प्राप्त करता है, टैक्स के संदर्भ में हो या अन्य प्रकार से संदर्भ में हो। तो बीसीसीआई क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए बीसीसीआई का जो प्रशासनिक स्तर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी, प्रशासनिक संरचना होगी, वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होगी, इसलिए आरटीआई में शामिल होगी। हाँ, उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कोर्ट ने कि जितने भी खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो अपने इंडिविजुअल आधार पर खेल रहे हैं, वो कर्मचारी के रूप में नहीं खेलते हैं, वह सारे के सारे मेंबर हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मेंबर की तरह खेलते हैं। तो ऐसे आधार पर उन्हें राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा, ना ही आरटीआई के दायरे में शामिल किया जाएगा, ना ही कर्मचारी या अधिकारी के रूप में शामिल किया जाएगा। तो केवल और केवल जो बीसीसीआई की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, प्रशासनिक संरचना है, वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम राज्य की परिभाषा इसके अंतर्गत पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें हमारे राष्ट्रपति से लेकर पूरी संघ सरकार है, राज्यपाल से लेकर पूरी राज्य सरकार है, हमारी संसद के दोनों और विधानमंडलों के दोनों सदन है, जिले स्तर की विभिन्न प्रकार की जो सरकारें हैं पंचायती राज में या फिर नगर निकाय में, विभिन्न प्रकार के सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के सरकारी संस्थान हो, वो सारे के सारे, प्रशासनिक संरचना है, वो सारे के सारे, ये सब के बीसीसीआई जैसे संगठनों की, या कोई एनजीओ जो सरकार से वित्त पोषित है, ऐसे संगठनों जो संस्थाएं हैं, वो सारे के सारे राज्य की परिभाषा में शामिल होते हैं। तो ध्यान रखना है राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल होता है। अब दूसरा एक स्तर ये भी तो हो सकता है कि आखिर राज्य की परिभाषा में हम किसे शामिल ना करें, भी हो सकता है। भाई ये चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, चाहे वह रिलायंस ग्रुप हो, चाहे वह अडानी ग्रुप हो, या अन्य प्रकार के जो संस्थाएं हैं, उनमें से कोई भी राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं। आपने अपनी दुकान स्थापित की है, आपने अपनी कंपनी स्थापित की है, आपने
फैक्ट्री स्थापित की है या किसी भी प्रकार का कोई इंस्टीट्यूशन स्थापित किया है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, इकोनॉमिकल हो या अन्य प्रकार का हो, इनमें से कोई भी संस्थान राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं होता है। केवल सरल शब्द में अगर अंत में कहें तो केवल सरकारी संस्थान ही राज्य की परिभाषा में शामिल होते हैं, कोई भी प्राइवेट संस्थान राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया। तो ध्यान रखना है कि राज्य की परिभाषा में कौन शामिल है, तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, क्योंकि इन सभी के पास क्या है, इन सभी के पास आपके विरुद्ध या आपके लिए नियम बनाने का अधिकार है, विधियां बनाने का अधिकार है, उन नियमों और विधियों के अंतर्गत उपनियम और उपविधियां बनाने का अधिकार है, आपके संदर्भ में विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार है। तो ऐसे बहुत सारे अधिकार क्योंकि इन सभी संस्थानों के पास हैं, इसलिए वह सारे के सारे जो निर्णय दे सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, लागू करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, विधियां स्थापित करते हैं, उन सभी को राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है। या सरल शब्द में वही आ जाता है कि जो संस्थान सरकारी हैं वो सब के सब राज्य की परिभाषा में शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 13 हालांकि बहुत विस्तार से है, लेकिन इसको बहुत सरल ढंग से किया। अनुच्छेद 13 में स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभ से संविधान के प्रारंभ से पूर्व और उसके पश्चात कोई भी विधि जो अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक के बीच में, या ये कहा जाए भाग 3 फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध आती है, असंगत होती है, विरुद्ध आती है, मतलब उन्हें खत्म करने का प्रयास करती है, उन्हें सीमित करने का प्रयास करती है, जो प्रावधान है उनके अतिरिक्त 33-34 के अतिरिक्त या अन्य विषय हैं 352 को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से उन्हें सीमित करने का प्रयास करती है। कोई भी विधि हो, चाहे वो आरटीआई की विधि हो, चाहे विभिन्न प्रकार के कानूनों के अंतर्गत हो, ऐसा कोई भी कानून, ऐसी कोई भी विधि, ऐसा कोई भी नियम, उपनियम, उपविधि अगर स्थापित की जाती है तो वो अंत में क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट के विरुद्ध किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की विधियों का निर्माण यहां पर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। एक चीज और रही है, केशवानंद भारती केस 1973 का है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 368, जहां पर खासतौर से संशोधन के प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, आधारभूत ढांचे जिसका वर्णन केशवानंद भारती समिति केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया, उसके द्वारा किसी भी प्रकार से आधारभूत ढांचे को अपरिवर्तित रखते हुए ही फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है। अर्थात ऐसी कोई भी विधि का निर्माण नहीं किया जा सकता है जो फंडामेंटल राइट को समाप्त करने का प्रयास करती हो। तो एक साधारण शब्दों में ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 13 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट के विरुद्ध बनाई गई किसी भी तरह की विधि या कुछ भी ऐसा कोई कानून, वो सारे के सारे शून्य होंगे, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का भाग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 13 एक सरल स्वरूप में। अब आ जाते हैं अनुच्छेदों में सीधे सीधे। पहला अनुच्छेद है समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, सभी के बीच, क्योंकि समानता की बात कही गई है। समानता का स्वरूप कैसा हो सकता है? पहली बात तो समता या समानता जो शब्द हमको मिलता है वो फ्रांस में, फ्रांस की क्रांति से प्राप्त होता है। फ्रांस की क्रांति से हमको समानता शब्द मिलता है, बंधुत्व शब्द मिलता है सबसे पहली बार, और वहां पर इसका प्रयोग भी किया गया। तो भारत में भी समता या समानता को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रावधान स्वीकार किए गए। तो 14 से लेकर 18 तक के विषय इसमें। चलिए पहला समझते हैं कि अनुच्छेद 14 ये क्या कहता है, का स्वरूप क्या है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। तो पहली बात तो हम एक दो शब्द मिल गए, एक विधि के समक्ष क्षमता, विधियों के समक्ष क्षमता का स्वरूप हमने ब्रिटेन से प्राप्त किया, ये तो आपने सोर्सेज में पढ़ा ही होगा सारा का सारा। तो विधि के समक्ष क्षमता का मतलब है जो ब्रिटेन के अंतर्गत स्थापित व्यवस्था है। तो देखिए क्या है, समता या समानता, सभी के बीच समानता, सभी के बीच समानता का मतलब क्या हो सकता है। हालांकि कुछ ऐसे
रूप हैं जहां पर विधियों के आधार पर समानता तो हो सकती है, लेकिन प्राकृतिक आधार पर समानता नहीं हो सकती। जैसे कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं जो महिलाओं के विषय हो सकते हैं, पुरुषों के नहीं हो सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि महिलाओं के पास मातृत्व का अधिकार है, लेकिन पुरुषों के पास ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो महिलाएं, आधुनिक परिस्थिति भविष्य की क्या हो सकती है वो एक अलग बात है कि टेक्नोलॉजी किस स्तर तक जाए, लेकिन अभी तक की परिस्थिति ये है कि कोई भी पुरुष मां नहीं बन सकता है। मां केवल महिला बनने का महिलाओं के पास ही अधिकार है। तो ये प्राकृतिक विषय है, प्राकृतिक आधार पर स्थापित है। तो ऐसे कोई भी विषयों पर हो सकता है कि असमानता हो, लेकिन विधियों की बात की गई है तो विधि के समक्ष समानता की बात यहां पर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, विधि के समक्ष, प्राकृतिक विषयों पर नहीं, केवल और केवल विधियों के आधार पर। कैसे हो सकता है? पहली बात तो, हमने इसको कहां से प्राप्त किया है? ब्रिटेन से प्राप्त किया है। दुनिया में विधि के समक्ष समानता के दो प्रावधान हैं। पहला ब्रिटिश प्रावधान है और एक दूसरा है फ्रांसीसी प्रावधान। देखिए क्या था, पॉलिटिकल साइंस के विद्वान है डायसी। डायसी का ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है, खास तौर से ध्यान रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा कि ये हमें किसने दिया। तो ब्रिटेन के पॉलिटिकल साइंस के एक बेहतरीन विद्वान रहे डायसी, के द्वारा इसको स्पष्ट कर दिया गया कि आखिर समानता का मतलब क्या होता है। दो परिस्थितियों की उन्होंने तुलना की, एक ब्रिटिश परिस्थितियों की और दूसरी फ्रांसीसी परिस्थितियों या कानूनों की तुलना की। फ्रांसीसी कानून के अंतर्गत क्या है? फ्रांसीसी कानून में है कि सामान्य जनता के जो विषय होंगे, सामान्य जनता के संदर्भ के मामले, और जो प्रमुख अधिकारी वर्ग होगा उसके संदर्भ में, या शासक वर्ग इसे कह सकते हैं, शासक वर्ग जो होगा उसके संदर्भ में विधियों में काफी अंतर पाया जाता है। सामान्य जनता के अंतर्गत विधियां अलग होंगी और अधिकारी वर्ग को विभिन्न प्रकार के अधिकार और संरक्षण देते हुए विधियां लागू की जाएंगी। जैसे एक साधारण सा स्वरूप ले लीजिए कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार होता है तो सामान्य जनता को के किसी भी नागरिक को, फ्रांसीसी नागरिक को तुरंत निर्बंधित कर दिया जाएगा। लेकिन अधिकारी वर्ग के लिए विभिन्न प्रकार के लूप होल होंगे वहां पर, और लूप होल तो नहीं कह सकते लेकिन सरल भाषा में तो लूप होल ही होते हैं। ऐसी परिस्थितियां होंगी कि उनके लिए एक अलग से पूरी व्यवस्था होगी, जांच की अलग से व्यवस्था होगी, पहले डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, उसके बाद फिर कानूनी इंक्वायरी होगी, जुडिशियल इंक्वायरी, उसके बाद ही सजा के प्रावधान होंगे। हो सकता है डिपार्टमेंटल में ही बच जाएं, हो सकता है आगे कानूनी प्रावधान में बच जाएं, या ऐसा भी अंत में हो सकता है उसी तरह के दोष के लिए इनको कम सजा दी जाए। तो सजा में भी अंतर पाया जाता है फ्रांस की परिस्थितियों में, कानूनों में, अर्थात जनता के लिए अलग प्रकार के प्रावधान और अधिकारी वर्ग के लिए अलग प्रकार के प्रावधान। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं था। ब्रिटेन में क्या था कि ब्रिटेन में अगर सामान्य जनता के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई क्राइम किया गया है, जिसे क्राइम की परिभाषा में शामिल किया जाए, चाहे वो संज्ञेय अपराध हो चाहे असंज्ञेय अपराध हो, और अधिकारी वर्ग के द्वारा भी कोई काम किया गया है, तो दोनों के साथ एक ही प्रकार के निर्बंधनों का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात ना कम ना ज्यादा, समानता रखी जाएगी। तो एक ही प्रकार की परिस्थिति, एक ही प्रकार के क्राइम, एक ही प्रकार के कानूनों के उल्लंघन में दोनों के बीच में समानता रखी जाएगी। ये ब्रिटिश कानून है। भारत, क्योंकि सीधी सी बात है, भारत ब्रिटिश उपनिवेश रहा लंबे समय तक, भारत में अधिकांश परिस्थितियां हमने ब्रिटिश ही स्वीकार की, तो अंत में हमने यही स्वीकार कर लिया कि भारत में ब्रिटेन की तरह ही विधियों में समानता रखी जाएगी, उनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा फ्रांसीसी स्टाइल से। तो ध्यान रखिएगा, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता अर्थात चाहे वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून हो, चाहे राज्य विधान मंडलों के द्वारा बनाए कानून हो, चाहे जिला शासन के द्वारा अपने जिले स्तर पर बनाए गए कानून हो, तो उन क्षेत्रों में जितने भी प्रकार के लोग निवास कर रहे हैं उन सभी के में समानता रखी जाएगी, किसी में कम किसी में ज्यादा नहीं किया जाएगा। तो विधियों के समक्ष समानता है। विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, यह भी ध्यान रखिएगा। अर्थात किसी भी प्रकार से ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी कि किसी व्यक्ति को ज्यादा और किसी व्यक्ति को कम प्रावधान फ्रांसीसी में दिया जाए। दूसरी बात, यह अधिकार जो है
वो व्यक्तियों को भी प्राप्त है। व्यक्ति कौन? आपको पहले ही बता दिया कि ऐसे लोग जो विदेशी व्यक्ति हैं, विदेशी नागरिक हैं, लेकिन भारत में वो काम करने आए हैं, तो ऐसे लोगों को भी वो अधिकार प्राप्त है, क्योंकि उनके समक्ष विधियों का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है, उनको भी इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं शामिल ही किया जाएगा। तो ऐसे लोग जो हैं, जो विदेशी व्यक्ति भी हैं और भारतीय नागरिक हैं, उन दोनों को ये अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की या समता की स्थापना करता है और विधि के समाज संरक्षण से किसी को वंचित नहीं करता है, सभी को बराबर अधिकार, बराबर समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 की बात करें। अनुच्छेद 15 कहता है किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी विभेद नहीं किया जा सकता। 6 ग्राउंड है इसके अंतर्गत। तो ये 6 ऐसे विषय हैं जिसके अंतर्गत किसी भी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो एक प्रकार से ये सामाजिक प्रावधान है, ध्यान रखिएगा, सामाजिक प्रावधान है। कैसे प्रावधान है? सामाजिक है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ किसी की धर्म के आधार पर कि वो इस धर्म का है, हम इस धर्म के हैं, भेदभाव नहीं किया जा सकता। अथॉरिटी के लोग इस धर्म के हैं इसलिए दूसरे धर्म के लोगों को शामिल नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। मूल के आधार पर नहीं किया जा सकता। मूल का मतलब होता है नस्ल, रेस के आधार पर नहीं किया जा सकता कि वह इस नस्ल का व्यक्ति है, हम इस नस्ल के व्यक्ति हैं। वंश कि वह इस वंश का है, हम इस वंश के हैं, इस आधार पर। जाति, जाति के आधार पर नहीं किया जा सकता। जेंडर के आधार पर नहीं किया जा सकता। और जन्म स्थान के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर भी नहीं किया जा सकता। अर्थात 6 ऐसे ग्राउंड हैं जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भारत में भेदभाव नहीं किया जा सकता। एक चीज और ध्यान रखना है, आपने पहले ही पढ़ लिया, ये विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। इसका एक संदर्भ ये ले सकते हैं कि विदेशी व्यक्ति जो भारत में आएगा उसे आर्टिकल 15 के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। और प्राप्त नहीं होने का मतलब क्या है कि भाई, क्योंकि हमारे नागरिकों के साथ ये भेदभाव है, हमारे जो भी नागरिक हैं विभिन्न धर्मों के, हम विदेशी व्यक्तियों के लिए एक नियम बनाकर ही उन्हें एंट्री देंगे। जब वो भारत में एंट्री करेंगे तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के अपने कानून वीजा के अंतर्गत पहले ही निर्धारित कर दिए जाएंगे कि आप ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, ये काम के लिए आएंगे कि मेडिकल वीजा के लिए आए हैं या टूरिस्ट वीजा के लिए आए हैं, उसी प्रकार से आप रह सकते हैं भारत में। हाँ, अगर कोई विधि उल्लंघन होती है तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत जा सकते हैं, लेकिन 15 के अंतर्गत आप प्रवेश अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। धर्म के आधार पर, मूल के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर, ये 6 ऐसे ग्राउंड हैं जिसके आधार पर सामाजिक भेदभाव को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। देखिए क्या है कि भारत में एक बहुत लंबे समय से सामाजिक भेदभाव रहा है। जैसे छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि कुछ ऐसी निम्न जातियां रही हैं जिनको विभिन्न प्रकार के पेयजल के सोर्सेस थे, चाहे वह घाट हो, चाहे वह हैंडपंप हो, वहां पर पानी भरने से रोक दिया जाता था। या कई बार आपने देखा होगा, खासतौर से अब ग्रामीण क्षेत्रों में ही थोड़ा बहुत दिखता है, नहीं तो लगभग लगभग ना के बराबर बचा है भारत में। या ये कहें कि अब ये जो विभेद की स्थिति है सामाजिक आधार पर, वो खत्म होने की कगार पर है और कुछ समय बाद आपको स्पष्ट रूप से खत्म भी होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो घाटों में या नलकूपों पर या कुएं में अब तो अलग व्यवस्था है। पहले लोग जाते थे, पता चला कि वह जाति के आधार पर निम्न वर्ग में आता है, तो उसका चढ़ने से रोकना, या ऐसी कई बार स्थिति हो जाती थी कि हम पहले पानी भर लें फिर तुम भरना। तो इस तरह की कई भेदभाव चलते रहते थे, चूने को लेकर भेदभाव रहता था। तो ऐसी कोई भी परिस्थिति जो किसी भी पब्लिक प्लेस पर की जाएगी, उस इन 6 ग्राउंड के आधार पर स्वीकार नहीं की जाएगी। अब पब्लिक प्लेस का मामला कैसा हो सकता है? पेयजल तो आप समझ ही गए होंगे। इसके अतिरिक्त जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, जैसे हॉस्पिटल हो सकते हैं, जैसे कोई सरकारी ऑफिस हो सकता है, जैसे शिक्षा के संस्थान हो सकते हैं,
विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थल हो सकते हैं, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या अन्य प्रकार के धार्मिक स्थल हो। इसके अतिरिक्त सिनेमा हॉल हो सकते हैं या कोई भी ऐसा स्थान जिसे पब्लिक प्लेस कहा जाता है, बस स्टॉप से लेकर बस तक, बस के बाहर बस के भीतर तक सभी जगह वो सारे के सारे स्थान पब्लिक प्लेस माने। इन 6 ग्राउंड के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता संबंधित किसी भी व्यक्ति के साथ, ना ही धर्म के आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर। ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज इसके अंतर्गत एक चीज और आपको याद रखनी है कि जब आप आर्टिकल नंबर 15 के विभिन्न प्रावधान पढ़ते हैं, 15 1 2 3 4 5 पढ़ते हैं, तो भारत के सरकार को या हम ये कहें कि संसद और राज्य विधान मंडलों को विभिन्न प्रकार के कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। हमारा संविधान, इसीलिए जब आपने पढ़ा, शुरुआत में पढ़ा कि सकारात्मक के साथ नकारात्मक है, सकारात्मक स्वरूप समझिए इसका, ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर शासन को लगता है, शासन का मतलब हमारी संसद की और विधानमंडलों की व्यवस्थाओं के अंदर, अगर शासन को लगता है कि विभिन्न वर्गों के साथ भेदभाव है या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो बहुत जटिल हैं और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो ऐसे वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। विशेष प्रावधान का मतलब क्या हो सकता है? जैसे आपने अभी हाल फिलहाल ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था देखी। ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं, पिछड़ा वर्ग नहीं, पिछड़ा ओबीसी वर्ग नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कहा जाता है इसे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कहा जाता है। तो ऐसे लोग जो एक निश्चित अमाउंट से नीचे की धनराशि 8 लाख रुपए इसके लिए निर्धारित की गई है, उससे नीचे के लोग हैं, प्राप्त करने वाले, इनकम प्राप्त करने वाले लोग हैं वार्षिक आधार पर, तो वो सारे के सारे लोग एक निश्चित कैटेगरी में शामिल किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब है जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका है उसके लिए अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था स्थापित कर दी गई। तो ये आरक्षण, कुछ लोगों ने इसे आरक्षण कहा है, लेकिन ये आरक्षण स्वरूप नहीं है, एक व्यवस्था का स्वरूप है, ये ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था इसके अंतर्गत स्थापित कर विभिन्न प्रकार के, जैसे 1976 में सामाजिक आधार पर जो कमजोर तबके हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक सम्मान के अधिकार दिए गए 1976 में, और उस स्पष्ट कर दिया गया उसके अंतर्गत कि अगर किसी भी प्रकार से सामाजिक भेदभाव होता है तो वो आर्टिकल 15 का उल्लंघन माना जाएगा। पब्लिक प्लेस में होता है अथवा व्यक्तिगत भी होता है, व्यक्तिगत उसकी प्रैक्टिस की जाती है, व्यक्तिगत बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है, दूसरे व्यक्तियों को इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है कि तुम भी अगर इसके साथ ऐसा करो तो भी उसको अनुच्छेद 15 का उल्लंघन ही माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक आधार पर जो विभेद का मामला है वो आर्टिकल 15 के अंतर्गत शामिल होता है। इसके अतिरिक्त ये सारे तो मैंने आपको बता ही दिए, फिर भी ध्यान रखिएगा। राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। विशेष उपबंध का कैसा मामला है? जैसे 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम घोषित किया गया, इसके अंतर्गत महिलाओं को विभिन्न प्रकार के घरेलू, घर के भीतर होने वाली हिंसा में अधिकार प्रदान किया गया, क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम का अपना जो उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य तो यही है प्रमुख रूप से कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, अधिकारों के प्रति जागरूकता। दूसरा है महिलाओं को की रक्षा करना, रक्षा और सुरक्षा घर के भीतर। तीसरा का मतलब क्या है? तीसरा इसी के अंतर्गत घरेलू हिंसा के अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया कि राज्य जो है वो महिलाओं को विभिन्न प्रकार के संरक्षण अधिकार प्रदान करेगा, जिससे उन महिलाओं की सम्मान और गरिमा बढ़े। अर्थात राज्य महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान इसके अंतर्गत करेगा। तो ध्यान रखना है, ये एक संवैधानिक विषय स्थापित घोषित कर दिया गया है आर्टिकल 15 के अंतर्गत, और इसके लिए एक केस है डी पॉलराज बनाम भारत केस, और इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया
कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 एक संवैधानिक प्रावधान माना जाएगा और आर्टिकल 15 के अंतर्गत का उल्लंघन माना जाएगा। तो बच्चों के संरक्षण के लिए जितने भी प्रकार के कानून हैं वो सब इसी के दायरे में शामिल हो जाते हैं, अनुच्छेद 15 के। जैसे पास्को एक्ट है, तो पास्को एक्ट का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन माना जा सकता है। इसी प्रकार डावरी एक्ट है जो दहेज हिंसा को लेकर है, वो भी महिलाओं की गरिमा और सम्मान के लिए स्थापित है, तो वहां पर इसका उल्लंघन, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन माना जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 15 के उल्लंघन के स्वरूप क्या हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, जो अभी अभी मैंने आपको बिल्कुल पहले ही बता दिया, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी विशेष उपबंध कर सकता है, और ये पहले ही 1951 में घोषित कर दिया गया था। हालांकि विशेष उपबंध करने के लिए यहाँ प्रावधान है, संरक्षण उपाय करने के प्रावधान है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि SC/ST आरक्षण की व्यवस्था या OBC आरक्षण की व्यवस्था, ये दोनों व्यवस्थाएं अनुच्छेद 16 के अंतर्गत स्थापित, लेकिन ये जो व्यवस्था है संरक्षण उपाय जो है विशेष उपबंध वाले, जो आरक्षण के अतिरिक्त हो सकते हैं विभिन्न प्रकार, चाहे वो शैक्षणिक रूप से हो चाहे वह सामाजिक रूप से, प्रमुख रूप से सामाजिक रूप से, तो वो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आते हैं। जैसे SC/ST एक्ट है जो 1980, वो इसी के अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 15 का ही उल्लंघन माना जाएगा। इसके अतिरिक्त यहीं पर यह स्पष्ट भी किया गया है कि आरक्षण का उपबंध यहां पर किए जा सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना है कि आरक्षण का उपबंध वास्तव में प्रमुख रूप से अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ही स्थापित किया गया। यहां पर राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे उपबंध कर सकता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, अनुच्छेद 16 में आ जाते हैं प्रमुख रूप, तो यहां पर राज्य को विभिन्न अधिकार दिए गए हैं कि संरक्षण उपाय कर सकता है, आरक्षण की स्थापना कर सकता है, लेकिन प्रमुख रूप से वो विषय यहां पर आ गया। अब दूसरी बात है अनुच्छेद 16 की, क्योंकि 15 और 16 एक दूसरे से बहुत क्लैश करते हैं आपस में, और अगर आप बहुत डिटेल में जाते हैं तो कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि 15 और 16 को समझने में बड़ा भ्रम होता है। जैसे आपने ये देखा कि आरक्षण की व्यवस्था, चाहे SC/ST OBC की है चाहे किसी का आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं, यहां पर आरक्षण के उपबंध करने का अधिकार राज्य को अनुच्छेद 15 के अंतर्गत दिया गया, लेकिन जातिगत आरक्षण की जो व्यवस्था स्थापित की गई वो 16 में की गई प्रमुख रूप से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आ जाते हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर जो एक और चीज, यहां पर जो बात आई है वो शैक्षणिक आधार पर ज्यादा है। 16 कहता है कि अवसरों को प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, जितने भी अपॉर्चुनिटीज होंगी राज्य के द्वारा स्थापित की जाएंगी उनको यहां पर प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। तो राज्य के अधीन नियोजन जो अपॉर्चुनिटी है, प्रमुख रूप से राज्य, या ये सरल शब्द में कहा जाए कि सरकार के द्वारा जो सरकारी नौकरी हो सकती है, इसके अतिरिक्त आउटसोर्सिंग का भी मामला हो सकता है, इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के, क्योंकि राज्यों को यह अधिकार दिया गया है, तो जो टेंडर इत्यादि जारी होते हैं वो भी अवसर के संदर्भ में शामिल होते हैं। तो ऐसे कोई भी स्थापनाएं जो नियोजन प्रदान करती हैं, अर्थात आय के स्रोत उत्पन्न करती हैं, अवसर उत्पन्न करती हैं, वो इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। तो सभी नागरिकों के साथ किसके आधार पर, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 6 ग्राउंड यहां पर भी दिए गए हैं, 6 ग्राउंड आपके आर्टिकल 15 के अंतर्गत भी दिए गए। तो ध्यान रखना है, सरकारी सेवा में नियुक्त हेतु राज्य निवास की अर्हता निहित कर सकते हैं, वो एक अलग विषय है। इसका स्वरूप यही है कि जितने भी प्रकार के सरकारी नौकरी होगी तो राज्य इसके अंतर्गत अवसर सभी नागरिकों को प्रदान करेगा। लेकिन ये भी, ये जो दूसरा है कि अगर किसी भी प्रकार के विषय हैं तो राज्य विशेष उपबंध कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है। किसके लिए कर सकता है? महिलाओं के लिए कर सकता है। जितने भी परीक्षाएं आप देखते हैं उसमें महिलाओं को जो आरक्षण की व्यवस्था की गई क्षैतिज आधार पर, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वो इसी के अंतर्गत हो सकता है। बच्चों के लिए भी विशेष उपबंध इसके अंतर्गत स्थापित किए जा सकते हैं, विशेष उपबंधों का मामला हो सकता है। विभिन्न प्रकार के जो वर्ग हैं, खास तौर से उन वर्गों के लिए भी अवसरों के प्राप्त करने के लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। तो जो आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं विभिन्न प्रकार की,
खासतौर से SC ST और OBC के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में, वो सारी की सारी इसी के अंतर्गत शामिल होती हैं। तो ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अगर राज्य को लगता है कि कहीं पर राज्य के आधार पर निवास की अर्हता की आवश्यकता है, तो ऐसी व्यवस्थाएं की जा सकती। एक तरह सरल शब्द में ये कहें कि कुछ विशेष उपबंध इसके अंतर्गत स्थापित किए जा सकते हैं। ये ध्यान रखना है, विशेष उपबंध इसके अंतर्गत शामिल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर आरक्षण हेतु बंद करना, जैसे OBC और ST अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, जनजाति वर्ग के लिए पदोन्नति में आरक्षण का उपबंध राज्य कर सकता है। तो जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है, जो मामला बहुत हाईलाइट रहता है अक्सर इसको लेकर, वो भी इसी के अंतर्गत शामिल होता है 16 के अंतर्गत। तो इसमें 77वां संविधान संशोधन 1995 है, ये ध्यान रखिए। आरक्षित वर्गों के लिए अगर स्थान खाली रह जाने पर भविष्य में उनको अलग श्रेणी के रूप में भरा जाएगा। जैसे बैकलॉग वैकेंसी आती हैं, देखा होगा, सुना होगा, आप लोग भी इससे संबंधित होंगे। तो जो बैकलॉग वैकेंसीज आती हैं वो उसी का मामला है ये, कि बैकलॉग वैकेंसी, लेकिन क्योंकि जो सीटें होंगी, ये नहीं होगा कि उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाए। अगर सीटें खाली हो गई तो उन्हें बैकलॉग वैकेंसी के नाम से उन्हें जारी किया जाएगा अलग से। इसका मतलब किसी धार्मिक सांप्रदायिक संस्था के किसी पद पर नियुक्ति होती विशिष्ट धर्म की जानकारी रखने की अर्हता विहित की जा सकती है। ध्यान रखिएगा। देखिए, ये विषय बहुत हाईलाइट हुआ था अभी जब वक्फ कानून स्थापित हुआ भारत में, तो उसके अंतर्गत ये आर्टिकल 16 का भी विषय स्थापित हुआ, क्योंकि सरकार ने उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी स्थापित की है उसमें बाकी धर्म के लोगों को भी शामिल किया है। तो उसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर अभी सामान्य स्टे के रूप में स्थापित है, उस पर अभी चर्चा नहीं पूरी की है। तो वहां पर स्थिति यह है, अगर कोई सांप्रदायिक या धार्मिक संस्था स्थापित की जा रही तो वह विशिष्ट धर्म की होने की वजह से केवल उसी धर्म के लोगों को शामिल रखा जाएगा जो उसकी जानकारी रखते हैं। अब देखिए, वक्फ कमेटी को लेकर अभी मामला फंसा हुआ है, बाकी ध्यान रखना है ये ऐसा ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। हालांकि इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा। जैसे आप जम्मू कश्मीर का मामला ले सकते हैं, वैष्णो देवी साइन बोर्ड का मामला ले सकते हैं, ये भी हाईलाइट रहता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ ऐसे धार्मिक संस्थान हैं जहाँ पर इसको लेकर हमेशा मामला हाईलाइट रहता है, जहाँ पर दूसरे धर्म के व्यक्तियों को शामिल किया जाए। लेकिन एक शुरू ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बात कही गई कि विशेष जानकारी, धर्म की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को, तो अब धर्म की जानकारी तो दूसरा व्यक्ति भी रख सकता है ना आपके धर्म, ऐसी कुछ बातें हैं। चलिए, अनुच्छेद 17 क्या है? इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से अस्पृश्यता को निषेध किया गया है। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का निषेध किया गया है, और इसके लिए बाकायदा अधिनियम है 1955 का अपराध घोषित करते हुए, और 1976 का सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम भी स्थापित है, जो उस पूर्ववर्ती का नया संशोधन स्वरूप था। तो ध्यान रखना है, अस्पृश्यता का निषेध करना, और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। देखिए क्या है मामला। अस्पृश्यता, आप लोग तो स्पष्ट रूप से जुड़े होंगे, सामाजिक जीवन में आपने देखा ही होगा। अस्पृश्यता दो तरीके से हमारे देश में फॉलो की जाती रही है, अब तो इतना ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन तब भी अभी भी बहुत बड़ा नंबर है इसका। एक कर्म के आधार पर, और दूसरा जन्म या जाति के आधार पर। कर्म का मतलब है कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो गंदा है, मतलब गंदे का मतलब ये नहीं है कि इलीगल है, गंदे का मतलब है कि आपको सामाजिक आधार पर गंदा लगता है, जैसे साफ सफाई का कोई काम हो सकता है। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा कोई काम कर रहा है जो साफ सफाई या इस तरह से जिसे आप अपने सामाजिक दृष्टिकोण से गंदा काम कहते हैं, तो ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को ना छूना, या छू जाए तो अपने आप को अपवित्र मानना, या उसको बढ़ावा देना कि यह ऐसा व्यक्ति है, ऐसा काम करता है। दूसरा, जातिगत स्थितियां तो भारत में हमेशा से रही हैं, ये तो आपको पता ही है। जातिगत स्थितियां का मतलब यही है कि कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसी जाति के लोग हैं जिन्हें हम SC ST कैटेगरी में शामिल करते हैं।
जिस जिन्हें सामाजिक आधार पर बिल्कुल किनारे कर दिया गया, उनको छूने पर, उनसे विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक संबंध हो सकते हैं उनको, या उनके साथ आचार व्यवहार करने पर जातिगत आधार पर विभिन्न प्रकार के भेदभाव हजारों साल से लगातार होता रहा। और वह कहीं ना कहीं प्रैक्टिसिंग में अभी भी बना हुआ है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र। शहरी बेल्ट में तो इतना नहीं बचा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बचा हुआ है। तो वहां पर किसी भी जाति के व्यक्ति को ना छूने जैसी एक भावना, तो उसको बढ़ावा देना, इसके अंतर्गत खुद प्रैक्टिस करना, दूसरे को कहीं ना कहीं भड़काना इसके अंतर्गत, या इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के कानूनों का उल्लंघन करना या संबंधित व्यक्ति को अपमानित करने का प्रयास भी करना, वो सारा का सारा विषय कैसा होगा, एक अपराध माना जाएगा। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना, स्वयं उसकी प्रैक्टिसिंग करना, या ऐसा कोई भी प्रयोग जिससे कानूनों का उल्लंघन होता हो, वह अपराध की श्रेणी में शामिल होगा। और इसके लिए संरक्षण उपाय 1955 का था, और उसके बाद इसी का नया स्वरूप जो स्थापित किया गया 1976 में स्थापित किया गया। ये एक बहुत गंदा विषय रहा है भारत में हजारों साल से। आज का स्वरूप कि कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को कैसे छू नहीं सकता है, ये तो बहुत निम्न कोटि की सोच हो सकती है। कि इतनी गंदी सोच कैसे हो सकती है कि कोई व्यक्ति केवल जाति या काम के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को छूने से, उसकी परछाई पड़ने से अपने आप को अपवित्र मान लेगा, अशुद्ध मान लेगा। इसका मतलब अशुद्धता आप में है, सामने वाले में नहीं है, क्योंकि अशुद्ध तो आप ही हुए हैं जो तरह की प्रैक्टिसिंग कर रहा है। और आज के आधुनिक युग में जहां पर चीजें आर्थिक हो रही हैं, उसकी वजह से मामले सीमित हैं या बहुत कम होते जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा श्रेय कानूनों को भी जाता है, जो विभिन्न प्रकार के 1976 या 1955 में स्थापित हुए। हमारे संवैधानिक या लोकतांत्रिक मूल्यों को भी जाता है, जो वर्तमान में स्थापित हुए। हमारी नई पीढ़ी जो है, उसकी सोच को भी जाता है कि आज हम इस तरह की प्रैक्टिस करने से, मतलब अब दिमाग में ही नहीं आता, ऐसा कह सकते हैं कि अब हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आती कि हम इस तरह की फालतू की चीज़ों को किसी भी तरह से अपनाएं। और भविष्य में लगभग लगभग ये आप मान सकते हैं कि धीरे 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 कम हो जाएगा। और एक चीज़ आपने और नोटिस की कि जब से ये चीज़ें खत्म होना शुरू हुई या कमज़ोर होनी शुरू हुई, तब से देश की प्रगति और अच्छी होती। क्योंकि पहले कुछ वर्ग ऐसे थे जिनको अवसर मिलते थे, और अवसर मिलने की वजह से वो प्रगति करते रहते थे, व्यक्तिगत प्रगति करते रहते थे खास तौर से। लेकिन अब एक सामूहिक प्रगति दिखाई पड़ती है, इसमें सभी वर्ग का माइंड आता है। वो माइंड देश के लिए आगे बढ़ता है या देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो एक बढ़िया चीज स्थिति यहाँ पर स्थापित। और बहुत अच्छा हुआ कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसके बारे में सोचा कि इस विषय को सीधे सीधे एक अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया जाए, और प्रैक्टिस करने वाले लोगों को भी इसके अंतर्गत निर्बंधित कर दिया जाए। ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं को थैंक यू कह सकते हैं इसके लिए, ये एक इतना बढ़िया आर्टिकल स्थापित। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 17 यह कहता है कि अस्पृश्यता का अंत पूरी तरह से होना चाहिए। अनुच्छेद 18 की बात करें कि किसी भी प्रकार की उपाधियों का अंत किया गया है। भाई देखिए, भारत देश है, पहली बात तो भारत अब एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है। जब एक डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में कोई राजा महाराजा तो है नहीं, किंगशिप तो है नहीं यहाँ पर। तो हम उपाधियां दें, किसी व्यक्ति को विशेष बनाने का प्रयास करें, विशेष अधिकार प्रदान करें, क्योंकि आर्टिकल 16 में 14 में तो समता या समानता रखी है। तो फिर हम किसी व्यक्ति को विशेष कैसे बना सकते हैं? ना राजतंत्र है हमारे पास अब। तो ऐसी स्थिति में उपाधियों का कोई मतलब नहीं रह जाता, टाइटल्स का कोई मतलब नहीं रह जा सकता। कैसे टाइटल का ध्यान रखिएगा, जैसे आप ब्रिटेन में देखते हैं, ब्रिटेन में महाराजा के द्वारा, महाराजा या महारानी के द्वारा अभी भी नाइटहुड की उपाधि दी। अब नाइटहुड की उपाधि दी जाती है तो वो ब्रिटेन का एक विशेष व्यक्ति बन जाता है, उसके पास अतिरिक्त सुविधाएं, अतिरिक्त सम्मान, अतिरिक्त सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं, अतिरिक्त अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, कर्तव्य कम हो जाते हैं, अधिकार ज्यादा हो जाते हैं। तो ये बड़ा दिक्कत करता है।
लेकिन भारत में क्योंकि लोकतांत्रिक विषय है, लोकतांत्रिक स्वरूप है, इसलिए किसी भी प्रकार की जो उपाधि है वो सारी की सारी उपाधियां प्रतिबंधित की गई हैं। तो उपाधि कोई भी हो सकती है। अब कैसे प्रतिबंधित की गई है? पहली बात तो उपाधि ना तो भारत देगा, भारत सरकार, राज्यों की सरकार, किसी संस्थान के द्वारा ऐसा कोई भी उपाधि किसी भी व्यक्ति को, नागरिक को, ना भारतीय व्यक्ति को ना विदेशी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। दूसरा, विदेशों में भारतीय नागरिक को उपाधि प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। विदेशों में भी कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। कैसे नहीं प्राप्त कर सकता? जैसे एग्जाम्पल रहा है सचिन तेंदुलकर। ब्रिटेन के की महारानी ने सचिन तेंदुलकर को लेकर नाइटहुड की उपाधि देने के लिए कई बार भारत सरकार से एक प्रकार से रिक्वेस्ट, लेकिन भारत सरकार ने हर बार आर्टिकल 18 के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसको कैंसिल कर दिया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है वो किसी भी विदेशी सरकार से, विदेशी राजा से किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता, टाइटल प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, वो अलग बात है कि कई ऐसे भारतीय नागरिक रहे जिन्होंने भारतीय नागरिकता का त्याग कर दिया और किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली और अन्य देश के नागरिक बनने के कारण उन्होंने वहां से उपाधि प्राप्त कर ली। जैसे एयरटेल के जो प्रमुख हैं सुनील भारती मित्तल, इन्होंने भारत की नागरिकता त्यागी, ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण की और पिछले ही वर्ष उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई। तो ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है, लेकिन उससे पहले संबंधित व्यक्ति ने भारत की नागरिकता त्याग दी हुई, तो ये ध्यान रखना है। तो भारत की के किसी भी नागरिक को नहीं प्राप्त हो सकती, लेकिन अगर आपने नागरिकता त्याग दी है और दूसरे देश चले गए हैं तो नागरिकता तो उपाधियां लेने का अधिकार उस देश के कानून के आधार पर आपको हो सकता है। ये भी ध्यान रखिए। तो भारत का, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ऐसे विदेशी व्यक्तियों को भी क्या नागरिकता दी जा सकती है, उपाधि दी जा सकती है जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं, भारत में काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं वो उपाधियां प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? तो ध्यान रखना है, विदेशी व्यक्ति जो राज्य के अधीन, भारत में राज्य के अधीन कार्यरत हैं, राष्ट्रपति की सहमति बिना विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन के हाई कमिश्नर हैं, भारत में काम कर रहे हैं, या हाई कमिश्नर एरिया में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो विदेशी सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, प्लस ऐसे व्यक्ति जो विदेशी नागरिक हैं, भारत की सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं, क्या वो उपाधि ग्रहण कर सकते हैं? तो ध्यान रखिए, वो ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें भारतीय नागरिक नहीं होना चाहिए, जो ब्रिटेन से आए हैं और भारत में काम कर रहे हैं। वह राष्ट्रपति से एक अनुमति प्राप्त करेंगे और राष्ट्रपति की अनुमति के अंतर्गत वह अपने अपने देश से उपाधि प्राप्त कर सकते हैं या किसी अन्य देश से उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां पर राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य होगी। बिना राष्ट्रपति की सहमति से किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त करना इलीगल माना जाए, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज इसके अंतर्गत ये रहती है कि आखिर कौन सी उपाधियां ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधियां ग्रहण की जा सकती हैं। जैसे ग्रेजुएशन आप करते हैं, ये क्या होता है? उपाधि होता है। ग्रेजुएशन की डिग्री का मतलब उपाधि है। पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट आप करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो वो भी क्या होती हैं? उपाधियां होती हैं। चाहे आप भारतीय यूनिवर्सिटी से करें या भारत के बाहर किसी यूनिवर्सिटी से करें, तो इस शिक्षा के संदर्भ में आपको उपाधियां दी जाती हैं। तो ये उपाधियां हो सकती हैं। सेना का संदर्भ देखें, सेना में जितने भी पद आप पढ़ते हैं हायरार्की में, चाहे कर्नल हो, मेजर हो, ब्रिगेडियर हो, तीनों ही सेनाओं में अलग अलग पद नाम से, वो सब क्या होती हैं? रैंक होती हैं। रैंक मतलब उपाधि होती, वो किसी भी प्रकार की पोस्ट नहीं होती। संबंधित व्यक्ति जब अगले चरण में जाता है तो वो एक तरह की रैंक प्राप्त करता है और रैंक से संबंधित विभिन्न प्रकार के अधिकार और विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां उसको प्राप्त होती हैं। प्लस उपाधि के साथ ही विभिन्न प्रकार के
फैसिलिटीज भी उसको प्राप्त होती हैं। तो सेना के संबंध में उपाधियां ग्रहण की जा सकती हैं, लेकिन और शिक्षा के संबंध में, लेकिन अन्य किसी भी स्वरूप में किसी भी तरह की कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं की जा सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा उपाधियों का क्या है यहाँ, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 18 है। बाकी अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, जो खास तौर से 19 से लेकर 22 तक के बीच में स्थापित किए।